साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रांची में सीता सोरेन के बयान पर मची सियासत। सीता सोरेन बोली, सुनेंगे कार्यकर्ताओं की समस्या, पार्टी कार्यालय में करेंगी कार्यकर्ताओं से संवाद। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के विकास को लेकर मुख्यमंत्री चिंतित, केंद्रीय मंत्रियों से कर रहे हैं मुलाकात। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी, किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत खत्म। 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने किसानों को दिया प्रस्ताव। पटना में शिक्षक बहाली के खिलाफ अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, प्रदर्शन में शामिल हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सरकार से की बहाली की मांग। चलिए खबरों की शुरुआत झारखंड से करेंगे, जहां झारखंड की सियासत में सीता सोरेन का नाम लगातार सुर्खियों में रहता है। सीता सोरेन जनहित के मुद्दे पर पब्लिक डोमेन में लगातार बोलती रहती हैं। वहीं सीता सोरेन सोशल मीडिया ट्विटर पर भी लगातार अपनी ही सरकार के कामकाज पर तीखी टिप्पणी भी करती हुई नजर आती हैं। कई बार उन्होंने पार्टी में खुद को दरकिनार करने की बात भी कही है। बहरहाल इन सब के बीच एक बार फिर उन्होंने सबको चौंकाते हुए ट्विटर पर लिखा है कि वो पार्टी के कार्यों को गति देने और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए पार्टी कार्यालय में बैठेंगी। इस मुद्दे पर बीजेपी ने जेएमएम पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि जेएमएम आंतरिक कलह से गुजर रही है। वहीं सीता सोरेन ने लगातार सार्वजनिक मंचों से जनता की आवाज उठाती रही हैं, पर पार्टी में उनको वैल्यू नहीं दी जाती। हालांकि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सीता सोरेन पार्टी की केंद्रीय महासचिव हैं, विधायक भी हैं। अगर वो पार्टी को समय देना चाहती हैं, कार्यकर्ताओं की समस्या सुनना चाहती हैं, तो उनका स्वागत योग्य है। जेएमएम के आंतरिक मामलों में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सीता सोरेन जी पब्लिक फोरम पे हमेशा बोलती रही हैं। उन्होंने बताया है कि दुमका में 700 से ज्यादा इलीगल माइंस और क्रशर्स चल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अवैध खनन का कैसा रैकेट चल रहा है। मुख्यमंत्री जी की वो न सिर्फ बड़ी भाभी हैं, बल्कि एक मुखर विधायिका भी हैं, तो उनकी बातों पे पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए था। बहरहाल इनका जो आंतरिक कला है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उनकी एक विधायिका इतने मुखर तरीके से चीजों को रख रही हैं, तो इसमें जेएमएम को इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। उन्होंने जेएमएम के महामंत्री पर भी सवाल उठाए थे। उनके पति झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं, तो जिनकी इतनी शानदार पृष्ठभूमि हो, उनकी बातों को अगर जेएमएम में तरजीह नहीं दी जा रही है, तो ये सोचनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बात में राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मैंने इसलिए कहा कि वो पार्टी की महासचिव हैं और वो पार्टी कार्यालय में बैठ सकती हैं, कार्यकर्ताओं से मिल सकती हैं, उनकी समस्याओं को जान सकती हैं। और अगर वो इस तरह का प्रयास कर रही हैं, समय पार्टी कार्यालय में दे रही हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंबे समय के बाद दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद लगातार केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, जिससे राज्य को केंद्र का सहयोग मिल सके। बता दें कि राज्य का काफी बकाया केंद्र के पास है, लिहाजा मुख्यमंत्री राज्य के विकास को लेकर चिंतित हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के क्या मायने हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंबे अंतराल के बाद दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने 1 साल के कार्यकाल और राज्य के विकास के लिए आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। सरकार गठन के 1 वर्ष पूरे हो चुके थे और जब हम महागठबंधन में सरकार चला रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए शिष्टाचार वर्ष दिल्ली गए हैं और विगत वर्ष सरकार के स्तर पर जनता के हित में जो भी निर्णय लिए गए या जो कार्य हुए, उनको बताना उन्होंने उचित समझा। और आगे आने वाले दिनों में जो 4 वर्षों के जो रोड मैप है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। राज्य के विकास को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी चिंतित है। यही वजह है कि उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की है। सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान केंद्र से सहयोग की अपेक्षा की है।
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को सहयोग करने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर के कई प्रोजेक्ट वर्तमान में केंद्र से लंबित हैं, उन पर चर्चाएं हुई है। बहरहाल लेकर मुख्यमंत्री केंद्र से राज्य सरकार को सहायता देने के लिए लगातार मांग कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात पर बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सीएम दो चरित्र दिखाते हैं, एक तरफ राज्य में केंद्र को कोसती है और अब दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, हमें नहीं पता मुख्यमंत्री जी ड्यूअल पर्सनालिटी क्यों दिखाते हैं। ये राज्य के लिए उचित नहीं है। राज्य के हित में उन्हें केंद्र से बेहतर संबंध स्थापित करके आगे कार्य करना चाहिए। यहाँ वो जमकर केंद्र को कोसते हैं और वहां जाके इन्हीं केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं और दिल्ली दरबार की इन्होंने हाजिरी लगाई। तो पिछले वर्ष भी जब इनको कैबिनेट एक्सपैंड करना था तो इन्होंने 7 बार दिल्ली दरबार की हाजिरी लगाई थी जनवरी महीने में। इस बार भी शायद बोर्ड निगम के बंटवारे की बात हो रही है, तो वो दिल्ली दरबार में सोनिया राहुल के यहाँ हो आए। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर उन्हें केंद्र से ज्यादा मदद लेनी है, झारखंड को ज्यादा से ज्यादा तरक्की अगर के रास्ते पे ले जाना है, तो उन्हें बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए। हर बात के लिए केंद्र को कोसना नहीं चाहिए। इधर बीजेपी के तंज पर जेएमएम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास को लेकर चिंतित है और यही वजह है कि वो दिल्ली जाकर के तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार से राज्य को ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल सके। पर बीजेपी को हर मुद्दे पर राजनीति ही नजर आती है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। के इस राज्य की समस्याओं को लेकर के, इस राज्य के विकास को लेकर के काफी चिंतित है और गंभीर भी है। ये गंभीरता उनकी आपको इस राज्य में भी दिखती है और राज्य से बाहर जब वो गए हैं दिल्ली, तो वहां भी ये गंभीरता आपको दिख रही होगी। वो लगातार, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री हो, चाहे कोयला मंत्री हो या अन्य जो मंत्री हैं, सभी मंत्रियों से वो मिलने का प्रयास कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं और राज्य की समस्याओं से उनको अवगत भी करा रहे हैं और राज्य को सहयोग करने की वो अपील भी कर रहे हैं। वो सराहनीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। उनको हर बात में राजनीति करने का जो अवसर मिलता है या वो अवसर ढूंढते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री की पहल की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दलगत भावना से ऊपर उठकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित हो सके और राज्य का विकास सुनिश्चित हो। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं और दिल्ली जाकर के गृह मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात कर राज्य के विकास के लिए जो रोड मैप होना है, राज्य के विकास का संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से हम लगातार बिना कोई द्वेष के, बिना किसी राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठ करके प्रयास कर रहे हैं कि राज्य का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक हम विकास के किरण को पहुंचाने में अपनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करें। और यही वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मिलते हुए राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करते हुए और राज्य के विकास की संभावनाओं पर वो चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, राज्य की समस्या रख रहे हैं, केंद्र से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, निश्चित ही मुख्यमंत्री का ये प्रयास उनके राज्य के प्रति चिंता को जाहिर करता है। लेकिन ये देखना लाजमी होगा केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद राज्य को केंद्र से क्या कुछ मदद मिल पाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात तमाड़ की करेंगे, जहां विधायक विकास मुंडा ने आज घोर नक्सल और सुदूर क्षेत्र बगई तमराना पाकसाडीह गांव में लगभग 20 किलोमीटर पक्की सड़क और पांदला पुल का शिलान्यास किया। इसमें जारगो में पीसीसी सड़क भी शामिल है। वहीं शिलान्यास समारोह में विधायक विकास मुंडा ने जगह जगह बैठकर लोगों से समस्याओं की जानकारी ली और उसका निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। इससे पहले विधायक को जगह जगह ढोल नगाड़े के साथ पारंपरिक रूप से स्वागत भी किया गया, जहां विधायक ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है
कि कोई भी ऐसा गांव न छूटे जहां तक सड़क न पहुंच पाए। ये सभी सड़कें इतनी महत्वपूर्ण थी कि गांव तक एम्बुलेंस भी जाना नामुमकिन था। इन सड़कों के बन जाने से प्रखंड और जिले के आखिरी छोर में बसे लोगों को मुख्यालय तक सड़क मिल पाएगी। वहीं सड़क के शिलान्यास होने से लोगों में काफी खुशी भी देखने को मिली। हमारे विधानसभा क्षेत्र के कई सुदूर और दुर्गम इलाके के कई सड़कों का आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया है और ये सड़कें निश्चित रूप से खासकर अब बघई से तुलसीडी की रोड देखे, चाहे आप गुरु सुबह से जारगो जाने वाली सड़क को देखे, चाहे आपको पथसाइडी से तमरा जाने वाली सड़क को, ये ऐसी सड़कें हैं जहां पर मुझे लगता है कि एक खासकर दो सड़कें बुरुसुगु और तमराना वाली सड़कें तो ऐसी हैं जहां पर देश आजाद होने के बाद आज उन लोगों को सड़कें नसीब होने वाली हैं। और कृषि कानून को लेकर देश भर के किसान आंदोलन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को मनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत भी खत्म हो गई है, जिसमें सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें सरकार और किसान दोनों हों। वहीं किसान संगठन आज बैठक करेंगे, उसके बाद 22 जनवरी को होने वाली बातचीत में जवाब देंगे। बढ़ते हैं आगे, जहां शिक्षक बहाली में देरी के खिलाफ राज्य भर के अभ्यर्थी आंदोलन पर हैं। उन्होंने पटना के गर्दनीबाग में धरना देना शुरू किया था, लेकिन मंगलवार की शाम पुलिस ने उन्हें खदेड़कर वहां से भगा दिया। आज अभ्यर्थी फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे तो एक बार फिर पुलिस ने उन्हें खदेड़कर भगा दिया। पुलिस से बचकर भागे सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी पटना के इको पार्क पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपने साथ हुए वाकये की खबर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुनाई। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के इको पार्क में पहुंचने की खबर मिलने के बाद तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों को संबोधित करना शुरू कर दिया। तेजस्वी ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मिला है, लेकिन नीतीश सरकार लाठी गोली चलवा रही है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों को इसका दंड दिया जा रहा है कि उन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया था। शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच से ही तेजस्वी यादव ने सूबे के मुख्य सचिव दीपक कुमार को फोन लगाया। लाउड स्पीकर ऑन था और तेजस्वी मुख्य सचिव से बात कर रहे थे। वहीं तेजस्वी ने कहा कि लोकतांत्रिक तरह से प्रदर्शन करना किसी का भी अधिकार है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी गोली चलाई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सचिव को कहा, या तो आंदोलनकारियों को शांतिपूर्ण तरह से धरना देने की इजाजत दी जाए, वरना वो भी इको पार्क पर धरने में बैठ जाएंगे। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई।
श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सड़क किनारे ठेले पर दुकान लगाने वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बिहार के भी स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेडी पटरी वालों की किस्मत चमकने वाली है। इस योजना के तहत ठेले खोमचे वाले 10,000 रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं 17वें स्ट्रीट वेंडर्स दिवस में भी हिस्सा लेने पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वह हाल ही में पीएम मोदी से मिलने गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा था कि स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने के लिए वेंडर्स जोन बनाकर बैंक से दिलवाया जाए, जिससे कि स्ट्रीट वेंडर्स को एक स्थायित्व प्रदान किया जा सके। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा कि स्वनिधि योजना का लाभ लेने से सड़क किनारे ठेले पर दुकान लगाने वाले अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे, उन्हें घर घर परिवार चलाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि चूंकि बिहार में उनके पास नगर विकास और आवास विभाग भी है, इसलिए वो इस काम के लिए प्रयत्नशील भी हैं। वहीं विभाग के बैठक में भी उन्होंने स्थानीय नगर निकाय को इसे गंभीरता से लेने के आदेश दिए हैं। आयोजित कार्यशाला में हम सब भाग ले रहे हैं और वास्तव में जो हमारे वेंडर्स हैं, हमारा जो मध्यवर्गीय जीवन है या शहरी जीवन है, उसमें उसका काफी महत्व है। अगर सच पूछा जाए तो वो एक सर्किल है। अगर वो सर्किल कहीं कहीं रुक जाता है तो प्रत्येक परिवार की जो आवश्यक चीजें हैं वो रुक जाता है। और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम शिष्टाचार मुलाकात में गए थे और उन्होंने जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना है स्वनिधि योजना, उसके द्वारा जो हमारे वेंडर्स हैं, वेंडर्स जोन बनाकर कैसे बैंक के सहयोग से उन्हें एक स्थायित्व प्रदान करें। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सत्ता से बाहर रहने की वजह से तेजस्वी का कई कारोबार बंद हो गए हैं। वे अब सत्ता में वापसी को लेकर बेचैन हो रहे हैं, इसीलिए वो कुछ भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ जान रही है। तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा कि जनता ने एनडीए सरकार को 5 साल का जनादेश दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव को बिहार के विकास के लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए, लेकिन तेजस्वी का जलबिन मछली वाला हाल हो गया है। वो अभी भी एग्जिट पोल के नतीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो सत्ता के लिए लालायित हैं। वहीं यही वजह है कि एनडीए सरकार के खिलाफ बयान देते फिरते हैं, फिर दिल्ली निकल जाते हैं। की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो कई कारोबार चलते थे सत्ता में रहने के कारण वो सारे बंद हो गए हैं, तो उनको परेशानी हो रही।
सर, मद निषेध के एसपी को लेकर उन्होंने भी माना है कि बिहार में शराबबंदी जो है फेल है, उनका तबादला कर दिया जाता है। मद निषेध के अधिकारियों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, एक पत्र के बाद एसपी सर, जो मद निषेध विभाग के एसपी हैं सर, उनका एक पत्र। ठीक है, वो पत्र निकाल रहे हैं तो कहीं कोई कमी है तो विभाग उसको गंभीरता से करेगी। बढ़ते हैं आगे, जहां राज्य के पूर्व मंत्री ईटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे और ददई दुबे खलारी पिपरवार कोयलांचल के दौरे पर पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं चंद्रशेखर दुबे और ददई दुबे ने सबसे पहले असंगठित मजदूरों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं समस्या सुनने के बाद ददई ने कहा कि उनके वेतन को लेकर सीएमडी और कोल इंडिया चेयरमैन तक बात की जाएगी। 1000 लौट ले लेता है, उसको मिलता है 7000। अब आप खुद सोचिए कि 10,000 में 3,000 रुपया उसका घर में चला जाता है ठेकेदार का और 7,000 रुपया मजदूरों को मिलता है, उससे क्या होने वाला है? इनका जो स्थिति है मजदूरों का, जीवन में कभी सुधार नहीं आएगा, समझे? कई तरह के जो समस्या है इन लोगों पर, मैं जीएम से बात यहां कर रहा हूं। अगर जीएम हमारी बातों को सुनकर निदान कर देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो मैं सीएमडी से मिलकर के सारा बात करूंगा। तो खलारी के पिपरवार दौरे पर पहुंचे हैं राज्य के पूर्व मंत्री और इटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं चंद्रशेखर दुबे सबसे पहले असंगठित मजदूरों के पास पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इस दौरान ददई दुबे ने मजदूरों को उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने ददई दुबे का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। 2 दिवसीय दौरे पर थे खलारी के ददई दुबे। आपको बता दें कि इस दौरान वो लोगों के बीच पहुंचे, जहां उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वहीं उन्होंने जनता को आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। और अब बात बांका की करेंगे, जहां एक बार फिर गोलीबारी की वारदात सामने आई है। यहां अमरपुर थाना क्षेत्र के मैदुआ बछानी में गांव में आपसी विवाद हो गया, जिसमें एक शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया गया। तो वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि घायल शख्स का नाम पवन बताया जा रहा है, जिसका रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव अभी भी जारी है। यहां मालपुर पुरवारी पट्टी पंचायत के वार्ड सदस्य कैलाश शाह को अपराधियों ने गोली मार दी। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं गोली लगने से वार्ड सदस्य की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले उजियारपुर दवा व्यवसायी की गोली मार दी गई थी। वहीं गोलीकांड को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, जिसके बाद एक बार फिर अपराधियों ने दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। सोचे कि खाना खा करके जा रहे हैं, वहीं आराम करेंगे। यही क्रम में जो है सो वहां पर के आस पड़ोस के लोग जो है आवाज सुनाई दिया गोली का, तो वहां से दौड़ करके आए, देखे यहाँ की जो ये अवस्था में पड़े हुए हैं, आवाज सुनाई दिया गोली का, तो वहां से देखे, फिर वहां से भागते हुए घर में से दिए, तो हम लोग दौड़ करके जाकर के देख रहे हैं। तो कौन थे? आतंकवादी चलाते थे? हाँ। कहाँ घटना है? मालपुर हुआ, दर्शन साहब मालपुर। और कटिहार के सदर अस्पताल में लचर व्यवस्था पर अब कटिहार पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। मामला कटिहार में दुष्कर्म के बाद जांच करवाने पहुंची पीड़िता के साथ साथ पुलिस भी 48 घंटे से अस्पताल के चक्कर काट रही है। वहीं सदर अस्पताल पीड़िता के साथ आए पुलिस पदाधिकारी अनिल पासवान ने बताया कि शिकायत 14 जनवरी को दर्ज हुई थी, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद पीड़िता का मेडिकल कराने के लिए पुलिस सदर अस्पताल के चक्कर काट रही है। फिलहाल मामले में अस्पताल प्रबंधन कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कल रात में ये आया था 6:30 बजे, जब आउटडोर समाप्त हो गया था तब। लेकिन जिनका नाइट ड्यूटी में था वो छुट्टी में है, नहीं आ सकी। तो जो जीओसी से उनको कॉल किया गया, जीओसी जब तक आई तब तक ये लोग यहाँ से चले गए थे। ठंड बहुत अधिक थी, बोले कि रुके नहीं। सुबह जब आए अरेंज कर दिए, तो ये लोग 11 बजे हम अरेंज कर दिए थे कि डॉक्टर रश्मि भी इसका काम करेंगे, और मेट्रोन को बता दिए थे कि केस को रख करके करवा दीजिएगा। और बीच में हम अपने काम में व्यस्त हो गए। करीब 3:30 बजे हमको फोन आया कि इनका अब तक नहीं हुआ। मामला यही था कि कल से आए हुए हम लोग का बात नहीं सुन रहा था। कहाँ आए हुए थे? यहाँ हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? सदर हॉस्पिटल। सदर अस्पताल कटिहार आए हुए थे? जी। क्यों आए हुए थे? वो लेके आए थे पेशेंट को, तो नहीं सुन रहा था, तो हम अंकल जी को फोन किया। अंकल जी बोला कि हम भेजते हैं आदमी को। जैसा पता चला है कि रेप का मामला है। जी, रेप का मामला। औरंगाबाद के दाऊद नगर में एक कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी और ससुर के साथ मिलकर अपने पिता की लाठी डंडों से निर्मम पिटाई कर दी। पिटाई के बाद बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना दाऊद नगर थाना क्षेत्र के धेवई गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बेटे का पिता से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका आरोपी बेटे ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात गोड्डा की करेंगे, जहां सांसद के फर्जी डॉक्यूमेंट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सांसद निशिकांत का फर्जी एमबीए सर्टिफिकेट का यह पूरा मामला, जहां गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के एमबीए के सर्टिफिकेट को फर्जी दायर प्राथमिकी को रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं अदालत ने सांसद निशिकांत को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं और शिकायतकर्ता को भी नोटिस कर जवाब मांगा है। बता दें कि बुधवार को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। वहीं सांसद निशिकांत दुबे की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता आरएस मजूमदार और अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में पक्ष रखा। बता दें कि सांसद की ओर से याचिका दायर कर ये मांग की गई है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर की गई है वो गलत है, उसे रद्द किया जाए। वहीं सांसद के एमबीए के सर्टिफिकेट को फर्जी बताने वाले शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा ने देवगढ़ थाने में सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में ये कहा गया है कि सांसद ने फर्जी तरह से एमबीए का सर्टिफिकेट दिल्ली विश्वविद्यालय से लिया है। इस मामले में उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब अदालत ने विष्णुकांत झा को नोटिस जारी किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,